नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम वर्तमान समय में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, उसके आस-पास कुछ बातचीत करेंगे। कर्नाटक के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कांग्रेस को बहुत शानदार जीत वहाँ पर मिली है और ऐसा लग रहा है कि सिद्धारमैया ही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे। और भी कई ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं, जो देश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। मसलन विपक्षी दलों के भीतर भी एक उथल-पुथल हो रही है, एक सोच-विचार चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति विपक्षी दलों के बीच में मजबूत हुई है और ऐसा हो सकता है कि अन्य दल कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करें या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो। तो किस तरह की संभावनाएँ देश की राजनीति में बन रही हैं, किस तरह के प्रश्न जो हमारे सामने हैं, उनको कैसे देखा जा सकता है, देश की राजनीति पर उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सब मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। अभी तक यह कयास लगाए जा रहे हैं और काफ़ी सकारात्मक तरीके से यह खबर छन कर आ रही है कि शायद सिद्धारमैया ही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, हालाँकि मीडिया में खबरें भी आ रही हैं कि डीके शिवकुमार अपनी तरफ से दबाव डाल रहे हैं। अगर जी। हम कर्नाटक की स्थिति को देखें, तो उसके हिसाब से कांग्रेस के लिए कौन नेता ज़्यादा मुफ़ीद होगा मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, देवराज अरस के ज़माने से ही कांग्रेस की चुनावी योजना अहिंदा रणनीति के ऊपर निर्भर रहती है। जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि अहिंदा एक कन्नड़ शब्द है। इसका मतलब है पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और मुसलमानों का मोर्चा। अहिंदा रण देवराज अरस ने ये रणनीति इसलिए बनाई थी ताकि कर्नाटक की राजनीति पर वोक्कलिगाओं और लिंगायतों का जो शिकंजा है, वो ढीला हो सके। और इस रणनीति के दम पर कांग्रेस ने काफी समय तक कर्नाटक में अपनी प्रधानता कायम रखी। इस रणनीति के अगर कोई सच्चे उत्तराधिकारी कांग्रेस के अंदर हैं, तो वो सिद्धरमैया है। सिद्धरमैया ही इस रणनीति के कारण जो बना, जो कांग्रेस का जनाधार है, उसके वास्तविक जन नेता हैं पूरे कर्नाटक में। देखिए, वो कुरबा जात से आते हैं और कुरबा जाति और मुसलमान मतदाता ये पूरे कर्नाटक में फैले हुए हैं। और वो सिद्धरमैया को अपना नेता मानते हैं और सिद्धरमैया की तरफ देखते हैं कि वे मुसीबत के समय उनके काम आएँगे और उनका नेतृत्व करेंगे। इसी तरीके से जो अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ हैं, उनके अंदर भी सिद्धरमैया की प्रतिष्ठा बहुत है। जहाँ तक डीके शिव कुमार हैं, वो वोक्लिगा समुदाय से आते हैं और वोक्लिगाओं में वो प्रभावी हैं और दक्षिण कर्नाटक में उनका दबदबा है। लेकिन उनका दबदबा पूरे कर्नाटक में नहीं है, जैसा कि सिद्धरमैया का है। तो अगर वास्तव में कांग्रेस किसी जन नेता को जिसका पूरे कर्नाटक में सम्मान है और जो उस अहिंदा चुनावी रणनीति की सच्ची नुमाइंदगी करता है, जो किसी ज़माने में देवराज अरस ने बनाई थी, तो वो सिद्धरमैया ही हैं। इसीलिए कांग्रेस आला कमान को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री के बनने के मुख्यमंत्री बनाने के बारे में कभी कोई संदेह नहीं था। जब चुनाव हो रहा था उस समय भी और जब चुनाव नतीजे आ गए उस समय भी और उसके तुरंत बाद भी। और इसी काम को करने के लिए वहां से उन्होंने अपने ऑब्जर्वर्स प्रेक्षक भेजे और उन प्रेक्षकों ने औपचारिक तरीके से विधानमंडल दल के नेता का चुनाव नहीं किया गया वहां पर। अनौपचारिक तरीके से उन्होंने एक पेटी रखी और सब 135 विधायकों से कहा कि आप इसमें अपनी पसंद की पर्ची डाल दें। तो जब उन पर्चियों को देखा गया तो उसमें सिद्धरमैया डीके शिव कुमार से बहुत ज्यादा आगे निकले। तो वो और इस जरिए उन्होंने कांग्रेस आलाकमान ने खुद को आश्वस्त किया कि वो जो निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय वास्तव में अधिकतर विधायकों की पसंद का है या नहीं। वो ऐसा भी कुछ सोच सकते थे। हो सकता है कि इस बीच में डी.के. शिव कुमार चूंकि लंबे अरसे से वो कांग्रेस के प्रादेशिक अध्यक्ष थे और उन्होंने चुनाव लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। इसलिए हो सकता है कि ज्यादातर विधायक उनका नाम लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे, सिद्धरमैया, ये बात सही है कि वो मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद है आला कमान की, लेकिन डीके शिव कुमार के महत्व को भी किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो एक इस तरह के एक प्रबंधक नुमा नेता हैं जिनका एक समुदाय में जनाधार भी है। वो केवल बैकरूम बॉय नहीं है। दूसरे, वो खुद भी एक संपन्न व्यक्ति हैं और आर्थिक संसाधनों का किस तरह राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से उनके ज़रिए बहुत सारी समस्याएँ हल की जाती हैं, इस काम में उन्हें महारत हासिल है। वो न केवल कर्नाटक कांग्रेस की समस्याओं का हल करते रहे हैं, बल्कि गुजरात में कांग्रेस की समस्याओं का और अन्य प्रांतों में कांग्रेस की समस्याओं के लिए भी उनको याद किया जाता रहा है।
तो कांग्रेस सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री जरूर बनाना चाहती है और बनाएगी भी, मुझे इसमें 100% यकीन है। लेकिन वो डीके शिव कुमार को नाराज करके या निराश करके नहीं बनाएगी। वो डीके शिव कुमार को भी किसी ना किसी तरीके से किसी हद तक संतुष्ट करने का प्रयास करेगी। तो मुख्यमंत्री तो तय हो चुका है और डीके शिव कुमार को भी पता है कि मुख्यमंत्री तय हो चुका है। अब तो चर्चा वहां पर केवल इस बात के लिए चल रही है कि मुख्यमंत्री बनाए बिना डीके शिव कुमार किस तरह से संतुष्ट हों और सिद्धरमैया के साथ मिलकर कर्नाटक में सरकार को चलाएं। जी। उसका पैटर्न क्या हो, उसका तरीका क्या हो, इस जो कुछ भी बहस है वो इस बात पे है। इस बात पे जो मीडिया जो कह रहा है उससे बहुत सारी गलतफहमी फैलती है। बहस इस बात पे नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बहस इस बात पे है कि मुख्यमंत्री जब सिद्धरमैया बन जाएंगे तब डीके शिव कुमार की आधिकारिक भूमिका क्या होगी। क्या वो पार्टी के अध्यक्ष ही बने रहेंगे या उन्हें केंद्रीय पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ में जो केंद्रीय संगठन है कांग्रेस का उसमें कोई बड़ा स्थान प्राप्त होगा, या वे उप मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हें बहुत महत्वपूर्ण वजनदार मंत्रालय दिए जाएंगे। उनके कितने सहयोगियों, कितने विश्वस्त लोगों को मंत्रिमंडल में कैबिनेट जाएगा या राज्य मंत्री बनाया जाएगा और उनको कौन कौन से मंत्रालय मिलेंगे, यानी पूरे सरकारी बंदोबस्त में सरकार के बंदोबस्त में डीके शिव कुमार का हिस्सा कितना रहेगा। चर्चाएं इस बात पे हो रही हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। जी। लेकिन एक चीज़ जो पिछले कई वर्षों में कांग्रेस की स्थिति में दिखती है कि हर राज्य में एक मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके साथ-साथ एक असंतुष्ट नेता रहते हैं और जी, कुछ समय बाद वो असंतुष्ट नेता सरकार के लिए खतरा पैदा करते हैं। जी। लेकिन जैसे अब खबरों में आ रहा है तो उससे लगता है कि कांग्रेस ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीका अपना रही है, विधायकों का राय जान रही है। लेकिन आखिर कांग्रेस की कमजोरी कहाँ है जिसके कारण से एक हमेशा एक विद्रोही नेता धीरे-धीरे उभर कर सामने आ जाता है? देखिए, बात आपकी आमतौर पे सही है, लेकिन कर्नाटक के संदर्भ में कांग्रेस की कोई कमजोरी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही। राजस्थान के संदर्भ में दिखाई पड़ती है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में भी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कांग्रेस आलाकमान इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित कर चुका है कि अगला चुनाव किस नेता के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहां इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चुनाव की कमान गहलोत के हाथ में रहेगी और अगर कांग्रेस जीतती है तो गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात बिल्कुल सबको 100% पता है। इस बात को मानते और समझते हुए सचिन पायलट ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना आंदोलन करें, अपनी तथाकथित बगावत करें और उसके जरिए अगली बार अगर कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो उसमें उनका क्या हिस्सा होगा इसके बारे में आला कमान से या गहलोत से कोई आश्वासन ले लें। तो पूरी की पूरी पेशबंदी इसलिए है। तो ये कर्नाटक की स्थिति में तो मुझे कहीं नहीं लग रहा कि आला कमान में कोई कमजोरी है। आला कमान को तो इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने कर्नाटक के जो दो गुट थे बड़े, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया को, उनको पूरे चुनाव में एकताबद्ध बनाए रखा। दोनों एक आवाज में बोले, अपने मतभेदों का उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया। इसके उलट अगर आप देखें तो भाजपा का कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली समझा जाने वाला आला कमान कर्नाटक में अपनी पार्टी की गुटबाजी पर अंकुश नहीं लगा पाया। ठीक उसी तरह से कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में वो अपनी पार्टी की गुटबाजी पर अंकुश नहीं लगा पाया था। हिमाचल प्रदेश में वो जिन कारणों से चुनाव हारा उसमें एक कारण ये भी था और कर्नाटक में जिन कारणों से भाजपा चुनाव हारी उसमें एक कारण ये भी था। जी। अगर हम इस पहलू के अलावा कि आंतरिक गुटबंदी को रोकना ना रोक पाना भाजपा की नाकामी थी, कुछ और संदेश को डिकोड करने की कोशिश करें कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए क्या संदेश देते हैं, तो आपके हिसाब से वो कौन से बिंदु सामने आ सकते हैं? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि जब से नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उभार हुआ है, तब से भाजपा के चुनाव लड़ने का एक पैटर्न दिखाई पड़ता है और वो एक त्रिसूत्रीय पैटर्न है, यानी एक 3 सूत्रीय फार्मूला है जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है और वही 3 सूत्रीय मॉडल लेकर वो हर बार चुनाव लड़ने के लिए जाती है। उसी मॉडल से वो लोकसभा का चुनाव लड़ती है, उसी मॉडल से विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जाती है। बस केवल होता ये है कि जब एक राज्य से वो दूसरे राज्य में चुनाव लड़ती है तो उस राज्य की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मॉडल में बहुत सी चीजें जुड़ जाती हैं और उस मॉडल का कन्नड़ीकरण, गुजरातीकरण या उत्तर प्रदेशीकरण या ये सब हो जाता है उसका, या असमीकरण या बंगालीकरण हो जाता है। मॉडल दरअसल एक ही रहता है और उसके 3 प्रमुख सूत्र हैं। पहला सूत्र ये है नरेंद्र मोदी के भाषण, दूसरा सूत्र ये है अमित शाह का प्रबंधन और तीसरा सूत्र ये है कि जब ये दोनों चीजें कमजोर पड़ती दिखाई दें तो हिंदू कार्ड खेलना, यानी पूरी की पूरी चुनावी मुहिम को सांप्रदायिक रूप दे लेना।
अगर ये दोनों सूत्र सफल होते हुए दिखते हैं तो फिर सांप्रदायिक ध्वनियां ज्यादा नहीं उठती हैं। तो ये तीन सूत्र लेके वो हर जगह जाते हैं, कहीं सफल होते हैं, कहीं विफल होते हैं, और कहीं बहुत जोरदार रूप से जोरदार ही सफल हो जाते हैं, और कहीं बहुत बुरी तरह मुंह के बल गिरते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी किस्म की किसी भी किस्म का कोई सबक सीखने वाले हैं। उनका सब लोगों का अंदाज क्या है कि हमारी रणनीति में कुछ खामी रह गई। जब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की रणनीति अच्छी थी, हमारी रणनीति खराब थी, यानी वो अपनी राजनीति का सार रणनीति में देखते हैं, जबकि देखना उन्हें अपने राजनीति का सार सुशासन में चाहिए, गवर्नेंस में चाहिए। अगर वो एक बार देखें कि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कैसी गवर्नेंस चलाई, अगर वो एक बार देख लें कि उन्होंने 10 साल तक दिल्ली में महानगर पालिका में किस तरह की गवर्नेंस दी, अगर वो एक बार देख लें कि बसवराज बोम्मई की सरकार ने कर्नाटक में किस प्रकार का शासन चलाया, तो उनके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि वो कितनी भी अच्छी रणनीति बना लेते तो ज्यादा से ज्यादा 19-20 का फर्क पड़ जाता। चुनाव ना वो हिमाचल प्रदेश में जीत सकते थे, ना वो नगर महापालिका का चुनाव जीत सकते थे, और ना ही वो कर्नाटक का चुनाव जीत सकते थे। इन तीनों चुनावों को हारने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभिशप्त थी, और कारण उसका एक ही था, निकम्मापन और भ्रष्टाचार। अभी ये जो कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद कई विपक्षी दलों के नेता भी अलग-अलग तरह से बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो कांग्रेस के लिए समर्थन देने या उसके लिए स्थान छोड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कांग्रेस पश्चिम बंगाल में स्थान छोड़ दे। नवीन पटनायक भी अलग तरीके से विपक्ष के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव नज़र आ रहा है, उसको आप विपक्षी एकता के संदर्भ में कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव के लिए समय कम हो रहा है, वैसे-वैसे विपक्षी नेताओं के सामने भी तस्वीर साफ हो रही है, और अब वो ज्यादा सुसंगत किस्म की बातचीत कर रहे हैं। और वो बातचीत क्या है? ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने यही तो कहा कि कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद में कांग्रेस जिन इलाकों में शक्तिशाली है, हम उनका समर्थन करेंगे। जहां पर क्षेत्रीय शक्तियां शक्तिशाली हैं, वहां कांग्रेस को उनका समर्थन करना चाहिए। अब आप तार्किक दृष्टि से देखें, उसमें गलत क्या है? अगर जैसे कि अब दिक्कत की बात यह है कि कांग्रेस उन इलाकों में भी अगर अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी, वो बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता करेगी लोकसभा चुनाव में भी, जिन इलाकों में कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, जहां क्षेत्रीय शक्तियां ज्यादा मजबूत हैं और उनकी सरकारें चल रही हैं, तब पर विपक्ष की एकता कैसे होगी? हाँ, जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है और भाजपा को प्रमुख चुनौती वही दे पा रही है, वहां पर अगर कांग्रेस के हितों का ध्यान रखते हुए अन्य राजनीतिक ताकतों को अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये समझदारी बननी चाहिए। इस समझदारी के बनने से ही विपक्षी एकता का कोई रूप निकल कर सामने आएगा। उसका नक्शा तभी सामने आएगा निकल कर, जब ये समझदारी बनेगी। मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी ने जो कहा है, वो एक विपक्षी एकता की एक व्यवहारिक पेशकश है, जिसके ऊपर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए, और सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर एक बार सब लोग बैठ जाएंगे और सारे विपक्षी नेता यही बात कहने लगेंगे, तो कांग्रेस भी इन बातों को वो सुनने और समझने के लिए मजबूर हो जाएगी। जो 2004 का मॉडल था, वो यही था, अगर उसको हम एक बार फिर से याद करें तो, कि कांग्रेस ने इस तरह का स्थान छोड़ा था विपक्षी दलों के लिए। हाँ, छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए, ये 1967 और 1970 नहीं है, इसलिए कि उस वक्त तक क्षेत्रीय शक्तियों का उस तरह से उदय नहीं हुआ था, और जो कुछ क्षेत्रीय शक्तियां थी भी, तो उनके साथ में कांग्रेस के जैसे तमिलनाडु में उस वक्त भी कांग्रेस का एक अलिखित समझौता होता था द्रविड़ पार्टियों से कि विधानसभा का चुनाव आप जीत लीजिए, लेकिन लोकसभा का चुनाव हमें जीतने दीजिए वहां से। तो इस तरह के कुछ घोषित अघोषित किस्म की समझदारियां, आपसी तालमेल वगैरह वगैरह सब इन लोग को बनाना पड़ेगा। अब उड़ीसा है, मान लीजिए उड़ीसा में अगर बीजू जनता दल ही भारतीय जनता पार्टी को प्रमुख चुनौती दे सकता है, तो कांग्रेस को चाहिए कि बीजू जनता दल के साथ मिलकर केवल वो निर्वाचन क्षेत्र उन निर्वाचन क्षेत्रों की शिनाख्त कर ले जहां कांग्रेस का प्रभाव बहुत अधिक है। मतलब अगर मान लो 3, 4 या 5 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पे नवीन पटनायक को और कांग्रेस को दोनों को मिलकर लगता है, इस बात पे
आम सहमति बनती है कि इन 5 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस ही अच्छा लड़ पाएगी, हम नहीं लड़ पाएँगे। तो बाकी निर्वाचन क्षेत्र को बीजेडी के लिए छोड़ दे और हुँ, बीजेडी उन 4-5 निर्वाचन क्षेत्रों को कांग्रेस के लिए छोड़ दे। अगर कांग्रेस सोचेगी कि एक ज़माना था जब उड़ीसा में केवल हम जीतते थे और उस लिहाज से हम हर निर्वाचन क्षेत्र में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो फिर विपक्षी एकता कैसे बनेगी? यही बात पश्चिम बंगाल के लिए अपनाई जानी चाहिए। अगर 3-4 पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ताकत के मुकाबले कांग्रेस कुछ नहीं है। अगर 2 या 3-4 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ममता में और कांग्रेस के रणनीतिकारों में ये मतैक्य बनता है कि भाई ये 4 निर्वाचन क्षेत्र हैं, यहाँ पे कांग्रेस भाजपा को ध्वस्त कर देगी। तो ममता उनके लिए उस जगह छोड़ देंगी, बाकी सीटों पे अपने उम्मीदवार लड़ाएँगी। तो इस तरीके से कुछ बनाना पड़ेगा, हुँ, तभी विपक्षी एकता बनेगी। हुँ। इससे अलग एक मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा था कि पिछले दिनों कर्नाटक के चुनाव का ही काफ़ी ज़ोर रहा पर सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया, जिसमें उसने अधिकांश मामलों में जो उपराज्यपाल और दिल्ली की सरकार के बीच में एक संघर्ष चल रहा था, उसमें दिल्ली की सरकार की शक्तियों को मान्यता दे दी। तो ये जो दिल्ली सरकार की जीत है, उसे क्या आप ये मानते हैं कि जो केंद्र का एक मनमानापन था और जो एक संघीय ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश थी, उसके खिलाफ ये निर्णय एक मजबूत प्रतीक के रूप में सामने आया है? अ, कमल आपने आर जगन्नाथन का नाम सुना होगा, उनके अखबारों में लेख भी पढ़े होंगे। वो स्वराज इंडिया के वो स्वराज नामक एक पोर्टल है, उसके संपादक हुँ, हैं। और वो भारत के मैं मानता हूँ एक दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी, एक ऐसा दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमदर्दी तो रखता है, लेकिन उसका भौंपू नहीं है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ा अच्छा लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि इन 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़बरदस्त सबक छिपा हुआ है। और वो सबक ये है कि आप राज्यपालों का बेजा इस्तेमाल करके अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को एक सीमा से ज़्यादा हल नहीं कर सकते। और अगर आपको वास्तव में दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनना है, तो आप उसके लिए संसद में कानून बनाइए। आप अघोषित रूप से बिना अधिकार होते हुए उपराज्यपाल का इस्तेमाल करके आप जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के अधिकारों को नहीं छीन सकते। उसी तरीके से महाराष्ट्र में आप राज्यपाल के अनुचित हस्तक्षेप के जरिए आप वहां पर जो सत्ता का संतुलन है, उस सत्ता के संतुलन को आप नहीं बिगाड़ सकते। हुँ, तो वो इन सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों फैसलों से ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। और दोनों इससे फैसला मतलब महाराष्ट्र का फैसला? हाँ जी, और इससे लोकतंत्र को बहुत लाभ हुआ है। हुँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक जो राजभवन है, जहाँ राज्यपाल उपराज्यपाल बैठते हैं, वहाँ एक तरह से समांतर सरकार चला रखी थी, हर जगह। हुँ, राज्यपाल इस तरह आचरण करते थे कि वो बिना शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री हैं, जो मन में आए करेंगे वो। और उससे जो संघवाद है भारत का, वो बहुत ही गड़बड़ा रहा था। तो ये अब देखिए, जैसे ही आप आज अखबार में एक खबर आई है, जिसको पढ़ के हंसी भी आती है। आज या कल अखबार में खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल की सक्रियता लगभग समाप्त हो गई है, अब वो राजभवन में ही रहते हैं। उससे पहले तो हर जगह वो जांच पड़ताल करने इस तरह जाते थे जैसे कि उनके पास कुछ कार्यकारी अधिकार हो। हुँ, और वो कहते भी थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बुला कहा कि मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं यहाँ का, मैं करूंगा सब कुछ, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपसे ना कोई राय लूंगा। जब जब अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कई बार इस तरह की बातें कह चुका है, तो उन्होंने कहा वो तो उसके ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई आदेश थोड़ा ना सुप्रीम कोर्ट का, मैं नहीं मानता, मेरे मन के ऊपर है, मैं मानूं या ना मानूं। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, फैसला आ गया है, तो अब वो राजभवन में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो जो अलग-अलग संस्थाएँ हैं या अलग-अलग पद हैं, उनका अपनी सीमाओं को जानना और उसके हिसाब से काम करना लोकतंत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो अभय सर की बातों से भी सामने आया। तो आज हमने विविध मुद्दों पर चर्चा की और जब हम अगले अंक में मिलेंगे नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में, तो हम भारत की राजनीति में चल रहे उथल-पुथल या चल रहे घटनाक्रम पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अभय सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।